आर्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, कुछ मार्क्स से ही सही पर मैं रह गया था उस समय। हमारे देश में टैबू मानी जाती, इसके ऊपर बात करना भी बुरा माना जाता है, लेकिन आपने उस बात को रखा। प्लान रहता है तो थोड़ा सा ईज होता है हमें भी। सुनिए कुछ देर तक कौन क्या कह रहा है। वो जीटीओ भी देख रहा है कि अगर ये मौका मांग रहा है और कोई मौका नहीं दे रहा है, मतलब वो डोमिनेट कर रहा है, वो दूसरों को बोलने का चांस नहीं दे रहा है। मुझे दिख गया था कि प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो जस्ट मुझे पता चला कि यार प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा सा। जय हिंद। आज मेरे साथ में प्रांजल यादव, जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं, मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा आपको। आपने सक्सेस हासिल करी है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है एक लंबी और टफ जर्नी को पूरा करके, तो इसमें क्या हर्डल्स आए थे, क्या चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया, ये मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करो हमारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ में जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं या आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये इंटरव्यूज़ हम सारे आपके साथ में कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिससे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो रिलेट कर पाते हैं और वो भी अपनी सॉल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाते। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये बताइए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई एक आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत कैजुअल सा एक सिविलियन बैकग्राउंड है। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी बालाघाट में टीचर हैं, सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पीजीटी ज्योग्राफी हैं। और मेरी मम्मा सर एक हाउसवाइफ हैं, और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी क्लास 10th में है, और सर इसके अलावा मैं था। तो हमारी फैमिली में सर कभी भी ऐसा कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना हमारे घर में या दूर दूर तक कोई फैमिली में हमारे आर्मी से नहीं है। बस पता नहीं कहाँ से फिल्मों से ही। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आपका सिविलियन बैकग्राउंड रहा है और कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है आर्म फोर्सेस का, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, ये जज्बा, ये जोश, ये इच्छा कहाँ से आई आपकी? सर ये मैं शायद अगर याद करूँ अच्छे से तो क्लास 2nd या 3rd में जब फर्स्ट टाइम मैंने बॉर्डर और LOC कारगिल जैसी कुछ मूवीज़ देखी, तब वहाँ से एक इंस्पिरेशन आया। एक थोड़ा सा, एक छोटा बच्चा था सर, बस एक मूवी देख के थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया, एक थोड़ा सा जोश आया, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया था उस साइड में। तो उस चीज़ को मैंने देखा और थोड़ा सा और फॉलो किया। फिर इसी बात पे पापा से कभी पूछा था कि डिफेंस कैसे ज्वाइन करना है या हमें कैसे उस फील्ड में जाना है, जैसे आर्मी हो गया। उस समय तो सर पता भी नहीं था कि ये होता है, ऐसे कोई एक कैरेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं LOC कारगिल मूवी का या बॉर्डर मूवी का जिसने आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, वो कौन सा था? सर उसमें मुझे एक्टर का नाम तो नहीं पता, पर बॉर्डर मूवी में जो परमवीर सिंह जो लेफ्टिनेंट के तौर पे जस्ट पोस्टेड थे, धर्मवीर सिंह, तो उनका जो वो वाला सीन था जब वो नीचे आ जाते हैं और उठते हैं ज़ख्मी हालत में भी और फायर करना शुरू करते हैं दुश्मन पे, तो वो देख के सर बहुत, उसका म्यूज़िक भी सर इतना ख़तरनाक था कि थोड़ा सा मैं बहुत बूस्टअप हो गया था उस चीज़ को देख के। और एक लगा था कि यार ये चीज़ है जो शायद कभी करना है, या एक वो लेवल ऑफ क्या मैं कह सकता हूँ कि एक प्राउड जो होता है जो हम अपनी फैमिली को देते हैं, जो हमने देश के लिए जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमें आता है, वो फील करना है। तो सर उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा जोश आया। और फिर पापा ने बस एक नाम दे दिया था उस समय कि NDA देना है, उसके थ्रू हम जाते हैं। तो वहाँ से सर फिर स्टार्ट हुआ कि NDA करना है, बस एक नाम था सर कि NDA करना है। फिर जब हम बड़े होते गए, फ़ोन्स का एक्सेस मिला, यूट्यूब का एक्सेस मिला, गूगल का एक्सेस मिला, थोड़ा सा खुद से पता किया कि असल में NDA है क्या, क्योंकि तब तक सिर्फ एक नाम था। उसके बाद धीरे धीरे पता चला, फ़ोटोज़ देखें कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये है, वो है, दुनिया जहान की चीज़ें पता चली कि उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। तो सर फिर वहाँ से एक प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू मैंने एक NDA को थोड़ा एनालाइज़ किया। मैंने मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने एनालाइज़ की कि मैं कैसे जो मैं ऑक्यूपेशन चूज़ कर रहा हूँ वो मैं उसमें फ़िट हूँ या कि नहीं, या वो मेरे लिए फ़िट है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करके लास्ट में मैंने एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन शुरू की उसकी, और बस तो सर फिर सोच लिया था कि अब तो यही करना है, तो बस सर उसमें ही अच्छा सा चलता रहा और आज हो गया। आपने बताया कि आप सिविलियन बैकग्राउंड से थे और उसके बाद आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी NDA के बारे में। फादर ने आपके बताया था NDA के बारे में आपको, फिर उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करी NDA के बारे में? सर यूट्यूब पे बहुत सारे ex-NDA हैं जो NDA से किसी कारणवश बाहर हो गए या कोई मेडिकल इशू हो गया जिससे वो ड्रॉप आउट कर गए।
तो उनके कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो हमें बताते हैं, वो अपने किस्से शेयर करते हैं कि उनके साथ फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, उनकी बॉल पार्टी पे क्या हुआ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ से पता चला। उसके अलावा गूगल पे है, उसके अलावा डिस्कवरी पे एक बार सर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी एनडीए का, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता उसका, पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें उन लोगों ने एनडीए के जो नॉर्मल कैडेट्स होते हैं उनकी डेली रूटीन को बताया था कि उनका रूटीन ये होता है, सुबह उठना, दौड़ना, भागना, ड्रिल एंड ऑल। तो वो सब देख के सर थोड़ा सा मोटिवेशन आया था, क्योंकि वो शायद वो डॉक्यूमेंट्री पहला एक ज़रिया था जिसके थ्रू मुझे विजुअल रूप में दिखा कि असल में एनडीए क्या है। तो सर वहाँ से ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा ना, एक ख़ास मैसेज देने के लिए पूछा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि उनके बच्चे को, उनके बेटे को, बेटी को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए या मीडिया से दूर रहना चाहिए, या यूट्यूब या फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं यही मैसेज देना चाहता था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कोई सा भी सोशल मीडिया हो या कोई सा दूसरा मीडिया हो या यूट्यूब हो, उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी होती है। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ग्रैस्प करेगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना होगा सारे लोगों से कि आप किसी भी मीडिया से रिफ्रेन मत करो, आप उस मीडिया का एक्सेस लो और उससे पॉजिटिव्स लेने की कोशिश करो। जैसे इनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी आर्म्ड फोर्सेस की, एक सोर्स था इनके पास में यूट्यूब और दूसरा इंटरनेट, उसी के मदद से इन्होंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी। और देखिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फॉर वेस्ट नहीं गई इनकी, आज ये सिलेक्ट हो चुके, सक्सेसफुल हो चुके। तो किस तरह से सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ किया जाता है, ये मैसेज हमको यहाँ से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई यस सर कि आर्म फोर्सेस क्या होता है, एनडीए क्या होता है, एनडीए की प्रोसेस भी पता चल गई। लेकिन एनडीए में 3 स्टेजेस होती है, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी और मेडिकल। और इसमें सबसे पहली चुनौती आती है रिटन एग्जामिनेशन की। इतने सारे सब्जेक्ट्स और वो भी अलग अलग डायमेंशंस के सब्जेक्ट, कहीं एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं, कहीं साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो कहीं एक बहुत बड़ा ताकतवर मैथमेटिक्स है। कैसे मैनेज किया इतने सारे सब्जेक्ट्स को और क्या क्या चैलेंजेस आए और किन किन सब्जेक्ट्स में चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? सर ये जो मेरा रिटन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन था, ये मैंने अपने आफ्टर 11th स्टार्ट किया। जब मैं 12th में आया, जब मुझे मेरा पहला रिटन एनडीए फेस करना था, मैंने अपना जो अभी एनडीए क्लियर किया, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था रिटन का। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने मैथ्स में उतना फोकस नहीं किया था। मैंने सोचा कि मैथ्स मैं निकाल लूँगा क्योंकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, बट उतना मुझे शायद उतना नहीं मिला क्योंकि कुछ मार्क्स से ही सही पर मैं रह गया था उस समय, क्योंकि उतना फोकस नहीं कर पाया। सर फिर मैंने आपका शौर्य बैच लिया था जो पिछले साल आया था सितंबर में। उस शौर्य के थ्रू सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, और क्योंकि मेरे पापा भी ज्योग्राफी टीचर हैं तो हमेशा सर उन्होंने मुझे स्कूल में भी सब कुछ पढ़ाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो एक इंटरेस्ट हमेशा से ही था मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट में। तो आर्ट्स में तो कभी कोई सर ऐसी दिक्कत नहीं आई क्योंकि आप लोग भी पढ़ाते थे, और मुझे अगर कोई पर्सनल डाउट रह गया है तो 24/7 मेरे पापा मेरे साथ थे, तो उनसे पूछ लेता था, उनसे डाउट्स क्लियर कर लेता था। तो सर आर्ट्स के सब्जेक्ट में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा करंट अफेयर्स सर मेरा थोड़ा वीक था क्योंकि जनरली आदत नहीं थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ देखना है, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। पर आसिम सर के साथ करंट अफेयर्स क्या है सर, बहुत कंपाइल कर देते हैं सर चीज़ों को। बिल्कुल हमें एक टॉप लेवल की चीज़ें ही होती हैं जो हम पढ़ते हैं, और जैसा कि आपको पता है सर, हमारे ही एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सर के आ गए थे, इस साल भी वैसा ही हुआ है। तो सर वो बहुत हेल्पफुल था। उसके अलावा क्योंकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था और एनडीए में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो जो है सर वो 9th 10th लेवल की बेसिक ही होती है, और बस 11th को हल्का सा टच करके आते हैं, 11th 12th के कंसेप्ट्स को। तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। जो मैं स्कूल में पढ़ रहा था 12th में, 11th में, वो सब के साथ मैंने उसे हल्का फुल्का एडजस्ट कर लिया था। और 9th 10th तो सर एक क्योंकि पीसीएम लिया था तो बेस तो स्ट्रॉन्ग था ही, तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। बायो सर थोड़ी सी दिक्कत बनी क्योंकि बायो में पहले भी इंटरेस्ट नहीं था और आगे चल के इसीलिए बायो भी नहीं लिया। थोड़ा सा हमेशा ही एक मेरा 36 का आंकड़ा है बायो के साथ, बट क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बायो से भी, बहुत टफ नहीं आते, 9th 10th लेवल के ही आते हैं। तो जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने रात में ही बायो पढ़ा था और उससे मेरा बायो भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही बन गए थे। हमारे ईयर पे थोड़ा सा पेपर जो है बायो का वो इजी भी आया था, तो क्वेश्चंस बायो के भी अच्छे खासे हो गए थे। उसके अलावा सर इकोनॉमिक्स में होती थी थोड़ी दिक्कत कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, एनडीए में आते हैं तो वो भी ऐसे आते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं।
तो वो था, पर प्रथमेश सर के साथ उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कुछ सर ने भी बहुत कंपाइल करके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं से हमें पढ़ाया, और वो भी बहुत अच्छा रहा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आई थी। उस पहले अटेम्प्ट में भी मेरा जीएस का स्कोर बहुत अच्छा था। मैथ्स में बस मैं थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि जस्ट मेरा 12th का स्टार्टिंग था, और इंटीग्रेशन जैसे जो कुछ बहुत टफ चैप्टर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा एक वेटेज रखते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में, मैंने वो सब नहीं पढ़ा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, और भी कुछ टॉपिक्स थे जो 12th के लास्ट में हैं, जो मैंने उस समय नहीं पढ़ रखे थे, तो मुझसे वो छूट गए थे, और इसीलिए शायद मैं उस समय नहीं कर पाया। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा पूरा 12th का कोर्स हो गया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, और उसके बाद सिर्फ एक रिवीजन रह गया था जो मैंने आपके फास्ट ट्रैक बैच से ही कर लिए थे। तो वो सब के थ्रू मेरा मैथमेटिक्स भी अच्छा रहा सेकंड अटेम्प्ट में, और मेरा रिटर्न स्कोर भी सर उसके हिसाब से अच्छा रहा। आपने जो ये जवाब दिया ना, मैं इसको समराइज करके बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपने लिया था वो ये लिया था कि 11th से प्रिपरेशन शुरू करी थी, क्योंकि इन्होंने 11th से प्रिपरेशन शुरू करी थी, इसलिए इनके पास में स्कोप था कमियों को दूर करने का। कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो करते तो अच्छा है, मेहनत भी बहुत करते हैं, पर क्योंकि बहुत ही लेट बिगिन करते हैं, और एनडीए में आपके पास में चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, क्योंकि बाय द टाइम आपको पता चलता है आप एलिजिबल होते हो एनडीए के लिए, तब तक आपकी एज के 1-1.5 साल जा चुके होते हैं, फिर आपके पास 1-1.5 साल बचे हुए होते हैं। अब इन 1-1.5 साल में अगर आप शुरू कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए इन्होंने जो बात कही ना, मैं उसके ऊपर हाईलाइट करके एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो आप 11th से ही उसकी प्रेपरेशन करो। कम से कम चाहो तो 10th से भी अवेयर हो सकते हो और उसकी प्रेपरेशन में एक स्टेप ले सकते हो, लेकिन अगर 10th से अवेयर नहीं भी हो तो भी आप 11th से इसकी तैयारी शुरू करो ही करो, ताकि अगर कहीं पर आप कम हो, कमज़ोर हो, तो आपके पास मार्जिन रहे टाइम का, जिस मार्जिन ऑफ टाइम में आप अपने आप को या अपने कमज़ोर एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब अगले पड़ाव की तरफ हम आते हैं, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही जिसको मैं कह सकता हूँ बड़ा हवा होता है, या हवा नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसके बाद ही आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बन सकते हो, चाहे किसी भी एंट्री से आप जा रहे हैं। ये जो एसएसबी था, इस एसएसबी की जर्नी क्या रही थी आपकी, ये जर्नी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करो, और मेरे माध्यम से बाकी सारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ भी आप शेयर करो। पहले दिन को हम छोड़ देते हैं, जिसको हम स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद जब आपका आगे आने वाले टेस्ट होते हैं, साइक टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क्स, इनके बारे में हम बात करेंगे और काफ़ी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि रिटन की तैयारी तो फिर भी स्टूडेंट कर लेता है, खुद से पढ़ के भी कर लेगा, अगर किसी से नहीं पढ़ेगा खुद से भी ईमानदारी से पढ़ेगा और PYQs वगैरह लगाता रहेगा, क्वेश्चंस करता रहेगा, तो कर लेगा तैयारी। लेकिन एसएसबी को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे डिलेमास होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी जब शेयर करोगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे एसएसबी से रिलेटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे रिलेट कर पाएंगे और उनके डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइक टेस्ट की, कि साइक टेस्ट में जो अलग अलग टेस्ट्स होते हैं, चाहे वो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट हो या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो, आपका क्या अप्रोच था? आप कुछ सोच के गए थे या आपने ये सोचा था कि भाई जैसी चीज़ आएगी वैसा अप्रोच करूँगा? सर पहले तो सर सोच के ही गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा सा प्लान रहता है, तो थोड़ा सा ईज़ होता है हमें भी कि बस क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सडनली आपके सामने आएगी तो आप उसे तुरंत हैंडल कर ले, ये एबिलिटी सब में नहीं होती। तो थोड़ा सा कुछ सोच के गए थे कि जो भी आएगा कैसा भी हो, बस एक पॉजिटिव पिक्चर बनानी है या तो एक न्यूट्रल स्टोरी बना देनी है। जो हमारा पहला टेस्ट हुआ TAT जिसको हम बोलते हैं सर, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें हमें 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, और 12th जो होता है वो एक ब्लैंक स्लाइड होती है, जिसमें हमें खुद से एक स्टोरी ऐड करनी होती है। सो सर हमारे साथ ऐसा था कि हमने सोचा या तो पॉजिटिव पिक्चर आएगी या तो नेगेटिव पिक्चर आएगी, पर हमारी जो 11 की 11 पिक्चर्स थी सर, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पिक्चर्स थी। हम लोगों को लगा कि यार पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव होगी नेगेटिव बना देंगे, या थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट डाल के हम अपना कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा के उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर ही देंगे। पर जब न्यूट्रल पिक्चर आ जाती है सर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि अब इसे पॉजिटिव कैसे लेके जाएं और नेगेटिव कैसे लेके जाएं, या नेगेटिव तो वैसे बहुत कम होता है, पर अगर दिखता है तो हमें नेगेटिव ही डालना पड़ता है, वरना वहाँ सर वो एक
प्री कंसीव्ड आइडिया बन जाता है कि साइकोलॉजिस्ट को दिख जाता है कि ये पहले से कुछ सोच के आया है। तो सर ऑलमोस्ट न्यूट्रल पिक्चर्स थी, तो उसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कैजुअल सी स्टोरी रखी जिसका एक हमें हीरो बताना होता है, किसी एक को हीरो चूज़ करना होता है और बस उसी के अराउंड हमें स्टोरी से हल्का सा रिलेट करना होता है। जो भी हमें पिक्चर दिख रही होती है उसके अराउंड ही हमें अपनी स्टोरी रिवॉल्व करानी होती है। मतलब एक बहुत ही क्लासिकल अप्रोच जो होती है, वो क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच लेके आप गए थे कि भाई पॉजिटिविटी रखनी है, एक सेंट्रल कैरेक्टर रखना है। यस सर। ओके सर बस एक वो था कि न्यूट्रल पिक्चर भी है अगर, तो उसे कोई बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हम बिल्कुल हर जगह ही कोई हीरो निकाल रहे हैं या हम हर किसी पिक्चर में हम ऐसा शो कर रहे हैं कि हम ही हीरो हैं या हम कुछ बहुत ज़्यादा ही दिखा दे रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। हमें बस एक साइकोलॉजिस्ट के अगर हम नज़रिए से देखें तो उसे बस एक सिंपल कैजुअल पिक्चर चाहिए, एक कैजुअल सी स्टोरी चाहिए, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब मैं आपके इस अप्रोच को अगर 2 वर्ड्स में कंक्लूड करूं तो वो 2 वर्ड्स आएंगे, एक ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, सॉरी पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, यस सर। ये 2 चीज़ में कंक्लूड किया जा सकता है कि पॉजिटिव अप्रोच बट प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। यस सर, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि ये पहले से कुछ सोच के आया है। ये बहुत जो आपने जो बात बोली और उससे जो मैंने कंक्लूजन निकाला, ये बहुत ही बढ़िया बात निकल के आई है। पॉजिटिव अप्रोच बट प्रैक्टिकल, ये 2 अप्रोच के साथ में अगर कोई साइक टेस्ट में जाता है तो अच्छा ही करेगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जब आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस दे देते हैं और उसमें आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। मैं ये जानना चाहूँगा, अप्रोच नहीं जानना चाहूँगा यहाँ पे, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो, आप याद कर सकें तो 2-4 सिचुएशंस बताइए, क्या सिचुएशंस आपको वहाँ पे आई थी और आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे किया? सर एक सिचुएशन मुझे जो याद है, जो हमारे एसएसबी में भी एक उस सिचुएशन को लेके थोड़ा सा हम जो कैंडिडेट्स से उनमें बातचीत हुई थी कि एक ऐसा सिचुएशन था कि आप रास्ते से जा रहे हैं अपनी बहन के साथ, मैं हिंदी में बताता हूँ सर। आप रास्ते से अपनी बहन के साथ जा रहे हैं और कुछ बदमाश टाइप के लोग हैं, उन्होंने उसे छेड़ा, उसे उन्होंने कुछ अब्यूज़ मतलब वर्बल अब्यूज़ किया, कुछ बोला और कुछ किया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे सर? तो उसमें हमारे बीच में थोड़ा सा डिबेट हुआ कि क्या करना चाहिए। तो उसमें 2 टाइप के आंसर सामने आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी बहन को लेके चले जाएंगे वहाँ से, क्योंकि वो नंबर्स में ज़्यादा हैं और मैं सिर्फ अकेला हूँ और मेरे साथ मेरी बहन भी है, तो उसकी सिक्योरिटी का भी मुझे ध्यान रखना है। दूसरा एक ये आया कि हम जाके उनसे लड़ेंगे सर। तो ये 2 वो अप्रोच थे जिसमें बहुत डिबेट हुई, क्योंकि और जिसमें से हमें ये ज़्यादा सही लगा कि हम अपनी बहन को लेके चले जाएंगे वहाँ से, और क्योंकि हमें उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। यहाँ भी सर सेम बात आती है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर हम जाके बस इमोशनल हो गए थोड़े से और जाके लड़ गए कि हमें तो बस कि उसने मेरी बहन को कुछ बोला, ये सर जानबूझ के ऐसी प्रॉब्लम्स डाली जाती है हमारे फैमिली से रिलेटेड, ताकि हमारा एक मेंटल स्टेटस जो है वो उन्हें पता लग जाए। क्योंकि सर कैजुअल सी बात है सर, कोई भी अगर आप अपनी बहन के साथ जा रहे हो, कोई भी उसे कुछ बोल दे तो आदमी बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है और वो कुछ ना कुछ करने लगता है, या तो वो उन्हें कुछ बोल देगा या तो उनके तरफ जाएगा, अटैक करेगा। पर सेम टाइम में हमें ये भी ध्यान रखना है कि रात का टाइम है, हम अकेले हैं, उनकी जो है संख्या ज़्यादा है, हम एक अकेले हैं और हमारे साथ हमारी बहन भी है, तो उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ से चले जाएंगे। और बाद में भले ही हम उसके पुलिस कंप्लेन करें या हम उन लोगों को बाद में आके कुछ जो भी है, या हम अपने साथ कुछ और लोग लेके आएँ, वो सब तो सर बात की बातें हैं। पर एट दैट टाइम हमें तो वही करना है कि हमें अपनी बहन की भी सिक्योरिटी देखनी है और हमें बस लेके जाना है। और वो वाला जो एक आंसर था सर जिसमें हम थोड़े इमोशनल हो जाएंगे कि मैं तो जाके लड़ जाऊंगा, ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात होती है। आप खुद ही पिट गए और फिर आपकी बहन को भी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए सर, तो वो एक ऑफिसर के नज़रिए से नहीं होगा। वहाँ फिर एक सिविलियन अप्रोच आ जाएगा कि आप तो एक सिविलियन है, आपने बस कुछ किया और आप इमोशनल हो गए। ऑफिसर अप्रोच सर वहीं दिखेगा जहाँ आपने प्रैक्टिकली सोचा, आपने पूरी सिचुएशन एनालाइज की कि वो नंबर्स में भी ज़्यादा हैं और सब कुछ आपने पहले ही अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके किसी भी स्टेप के। और सर एक वो था, उसके अलावा एक ये था कि एक बच्चा है जो स्विमिंग पूल में था या वो डूब रहा है, और तो आप क्या करेंगे सर? तो सर उसमें बहुत लोगों ने इसमें कंडीशन दी होगी कि आपको स्विमिंग नहीं आती। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था हमारे उसमें नहीं था, होपफुली तो, और बहुत लकीली ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ आने के बाद वो और थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हमारे में सिर्फ इतना ही था कि वो बच्चा डूब रहा है और ये बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन कंडीशन है जो आती है। हमने बहुत सारी SRT प्रैक्टिस भी की थी, उसमें भी ये लगभग आया था। तो उसमें भी सर ऐसा ही था कि एक बच्चा डूब रहा है और आप पास से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें भी सर बहुत टाइप के आंसर्स आते हैं कि हम। आपने क्या रिस्पॉन्स किया इस बात? सर मैंने लिखा था कि मेरे पास में एक
रोप है मैं उसे डाल दूंगा और उसके थ्रू मैं उसकी हेल्प करूंगा। क्योंकि सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि जो हमें, जैसे मैंने कोचिंग ली तो हमें यही बताया गया कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जब अगर कुछ लिखा है तो आपका कंपल्शन है कि वो आपको करना पड़ेगा, पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप खुद इमेजिन करिए कि आपके पास वो है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कहीं नहीं लिखा है कि मेरे पास कोई रोप नहीं है, मैं खुद इमेजिन कर सकता हूँ, या मैंने खुद इमेजिन किया कि हाँ मेरे पास एक रोप थी या रोप थी वहाँ पर, तो मैंने उसे फेंका और उसकी हेल्प किया। इसके अलावा एक ये आंसर हो सकता है सर कि हम खुद कूद के उसको हेल्प करें। पर सर यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि क्योंकि स्विमिंग करते करते किसी को बचाना, उसके लिए भी सर बहुत अच्छी स्विमिंग आना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आप कूद तो गए पर आप, क्योंकि जस्ट डूबता आदमी सर क्या नहीं करता सर, वो आपका गला पकड़ सकता है, वो बिल्कुल आपको ऐसे जकड़ सकता है, तो आपको डुबा सकता है सर। तो बिना सोचे कूद जाना बचाने के लिए, क्योंकि सर वो तो खुद डूब रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में, उसकी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब है उस समय, उसके तो जो हाथ में आएगा सर वो पकड़ेगा। और उसमें भी सर अगर आप बता रहे हैं कि आप कूद रहे हैं तो उसके आगे आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ती है कि जब आप उसको बचाने के लिए कूदे तो आपने उसे उसके बालों से पकड़ा, क्योंकि सर हाथ पकड़ते हैं तो वो आपको पकड़ सकता है। इसीलिए सर हमें भी यही सिखाया गया था कि अगर आप ये लिखें कि आप खुद कूद रहे हैं तो उसमें सर आप ये लिखिए कि आपने उसे बालों से ग्रैब किया और उसको बाहर लेके आया, क्योंकि सर वाटर में इतना कोई वो रेजिस्टेंस भी महसूस नहीं होता। अगर आपने बालों से भी पकड़ा है तो वो आप उसको बहुत ईजिली बाहर ला सकते हैं, और उसे भी अगर थोड़ा बहुत ही पेन होगा पर एटलीस्ट उसकी जान बच जाएगी, और वो भी आपको कहीं से पकड़ नहीं पाएगा फिर। ये था सर। इसके अलावा तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, पर बहुत कैजुअल ही था, बहुत सिंपल से आया। तो यहाँ पे भी आपका अप्रोच मुझे प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। हाँ सर, प्रैक्टिकल था। इस प्रैक्टिकल के दामन को आपने छोड़ा नहीं लगता है पूरे एसएसबी के प्रोसेस के दौरान, जो कि ना सिर्फ आपका अप्रोच था बट शायद मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ है कि आप हमेशा से ही प्रैक्टिकल अप्रोच को ही लेकर चलते रहे। ओके, अब एक अगले एस्पेक्ट पे आता हूँ एसएसबी के, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। और इंटरव्यू को मैं हमेशा बहुत ख़ास मानता हूँ क्योंकि इसमें आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हो। एसआरटी में आप लिख रहे होते हो, पीपीटी या टीईटी में आप लिख रहे होते हो, या किसी और एक्टिविटी में आप दूसरों के साथ या ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हो जो आप ही की तरह होते हैं। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा टास्क होता है जिसमें आप एक ऑफिसर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कोई बड़ी रैंक के ऑफिसर, एक ऐसे ऑफिसर जिनको आपने आइडियलाइज किया है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और थॉट यही आता है कि यार यही तय करेंगे अब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जब इंटरव्यू हुआ था आपका, कौन से ऑफिसर ने आपका इंटरव्यू लिया? अगर आपको नाम याद है उनका तो बताइएगा, नहीं तो आप ये बताइए कि आप उस समय कैसा फील कर रहे थे, क्या नर्वसनेस थी या नहीं थी, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें उन्होंने आपको डाला और आपने उसको कैसे हैंडल किया? सर नाम तो ऐसे पता नहीं लगता जनरली, हमारे जो भी असेसर्स होते हैं उनका, और नेम प्लेट पे भी नहीं दिखता क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठते हैं। उसके अलावा सर नर्वसनेस स्टार्टिंग में थोड़ी होती है क्योंकि मैं 20 एसएसबी भोपाल से रिकमेंड हुआ, और सर रूम में घुसते ही घुसते बाहर मुझे दिख गया था कि प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो जस्ट मुझे पता चला कि यार प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि बटरफ्लाइज इन स्टमक, वो थोड़ा सा लगा। पर जब मैं अंदर पहुंचा मैंने देखा कि सर बहुत पोलाइट हैं, बहुत जॉली नेचर के हैं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और पानी वगैरह जो भी था उन्होंने ऑफ़र किया, और कुछ सिंपल आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन से उन्होंने स्टार्ट किया। व्हाट्स योर नेम, या आप कैसा लग रहा है आपको, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड, ऐसे ही कुछ चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की। और उसके बाद उन्होंने जो सो हाउ वाज द फूड? सर फूड वाज रियली वेरी गुड। भोपाल में सर खाना बहुत अच्छा है। और जस्ट इसके बाद उन्होंने मुझे एक छोटा सा ब्रीफ दिया कि अगले 45 to 50 मिनट्स तक या 1 घंटे तक हम आपसे डिस्कशन करेंगे, और हम ओवरऑल आपकी सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और जो भी चीज़ें आपके PIQ में है सर, जो PIQ फॉर्म हमें मिलता है उसका एक बहुत मेजर रोल होता है सर। क्योंकि मेरा तो सर 90 to 95% इंटरव्यू जो था वो मेरे PIQ पे ही चला है, और उन्होंने सिर्फ मेरे पर्सनल लाइफ के अराउंड ही मुझे पूरा मैं बोलूँगा कि नचाया है बस इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा PIQ के साथ खेला है। फैक्चुअल क्वेश्चंस उन्होंने कम पूछे ज़रूर, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आप गन्स के नाम बताइए जो वेपन्स हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप थोड़े हैवी वेपन्स के नाम बताइए जैसे मिसाइल्स हो गए, टैंक्स हो गए, उनके नाम बताइए। उसके अलावा उन्होंने ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, जैसे इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट्स के नाम बताइए विद इट्स कैपिटल। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे सिंपली उन्होंने कहा कि लुक अराउंड दिस रूम
एंड टेल मी द डायमेंशंस ऑफ द रूम। तो वहाँ सर एक गेस वर्क होता है, मुझे लगा वो डायमेंशंस पे रुक जाएंगे, पर उसके आगे चल के उन्होंने ये पूछ लिया कि अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा। उसके बाद मैंने उन्हें वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताया। तो सब बिना पेन पेपर के कैलकुलेट करना भी थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको 3 थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है। पर मैंने उन्हें बताया। उसके बाद उनका फिर से क्वेश्चन कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने लास्ट में, क्योंकि मैंने वॉल्यूम निकाला तो मुझे क्यूब लगाना पड़ा लास्ट में, क्योंकि वॉल्यूम के साथ हम क्यूब लगाते हैं। तो उनका वो वाला भी क्वेश्चन कि वाई डू वी यूज़ क्यूब इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ा सर कि 3 लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो लेंथ क्यूब हो जाएगा। तो एक्चुअल में वो वही चेक कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ में कितना डीप नॉलेज है। आपको सिर्फ सरफेस लेवल का नॉलेज है कि आपने उसको सच में अच्छे से एनालाइज किया, आपने सच में जो कंसेप्ट है उसको समझ रखा है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं जो वो फैक्चुअल में आते हैं, फैक्चुअल चीज़ों की बात में। क्या आपको ऐसा लगा कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो नॉलेज आपने लिया उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर, ये ज़रूर है कि जैसे मैं PCM बैकग्राउंड का हूँ, तो उन्होंने मुझे कोई पेन पेपर ऑफर नहीं किया। जितनी भी ये कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे तुरंत कैलकुलेट करने पड़े। तो उसमें भी उन्होंने कोई पेन पेपर नहीं दिया, जो भी था माइंड में कैलकुलेट करना पड़ा। मैंने उनको ऐसे ही बोला भी था एक बार कि सर आई विल टेक अ लिटिल टाइम टू कैलकुलेट दिस। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे फ्री छोड़ दिया। ओके ओके, यू हैव टाइम, कैलकुलेट। मतलब वो चाह रहे थे कि मैं उनके सामने उसी टाइम पे बिल्कुल बैठ के माइंड में ही अपना पूरा कैलकुलेशन करूं, ताकि वो ये तो देखें कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड कितनी स्ट्रांग है। अगर मैंने PCM लेके पढ़ा है, मैथ्स मेरा एज अ कोर सब्जेक्ट रहा है, तो मैं कितना अच्छा उसमें कर रहा हूँ। सिर्फ सरफेस पे है या मैंने सच में मैथ्स अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया, या मैं कम से कम 3 क्वांटिटीज़ को तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू और SSB की बाकी प्रोसेस से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बालाघाट से हैं, यस एंसेस्ट्रल ओरिजिन भिलाई से है। यस। ये दोनों ही शहर बहुत बड़े शहर नहीं है, इसको हम Tier 1 सिटी नहीं कह सकते, Tier 2 सिटी भी नहीं कह सकते। जनरली ऐसे छोटे शहरों के लड़के या लड़कियां इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। आप लग रहे हो मुझे कि आप कंफर्टेबल हो। तो ये जो स्पोकन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, या अंग्रेज़ी में बातचीत करने की जो काबिलियत होती है, ये आपने अपने अंदर कैसे डेवलप करी? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रैक्टिस करी, या स्कूल के टाइम से ही आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई थी? सर, क्योंकि मैं हमेशा से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा हूँ। बचपन से मैंने क्लास 1 to 4th तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद मैं गुरुदेव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल है बालाघाट में, वहाँ से पढ़ाई की। तो वो भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो सर ऐसा एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था सर कि अगर हम हिंदी में बोलते हुए दिख जाते थे किसी टीचर को, तो हमें फ़ाइन चार्ज होता था स्कूल में कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं। नॉर्मल टाइम में तो ठीक है, पर अगर आप वर्किंग टाइम में, पीरियड्स के टाइम में आप हिंदी में बात करें तो हमें एक फ़ाइन चार्ज करते थे, वो एक नॉमिनल सा। तो सर ऐसा था कि कुछ भी बोलो, बट ट्राई तो करो कि तुम कुछ बोल रहे हो। एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। भले ही तुम कुछ भी बोलो, तुम उतना ग्रामेटिकली सही इंग्लिश ना बोलो, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। भले लोग सोचते हैं सर कि लोग हंसेंगे, बट सर कब तक हंसेंगे? एक टाइम के बाद जब हम फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में, तब तो सर वो भी देखेंगे कि हम उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। प्रांजल, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि बहुत बड़े शहर का नहीं हो, इंग्लिश आती तो हो उन्हें, लेकिन बोल नहीं पाते, वो कैसे तैयारी करे? आप कुछ मैसेज देना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो बुक्स स्टार्ट करें, बुक रीडिंग करना, क्योंकि हमें भी सबसे पहले यही बताया गया कि आप बुक रीडिंग करना शुरू कीजिए। क्योंकि सर बुक रीडिंग हैबिट जो है बहुत अच्छी हैबिट है। हम बुक रीडिंग के ज़रिए हमें नए वर्ड्स मिल जाते हैं, हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमें ग्रामर का थोड़ा बहुत आइडिया होने लग जाता है कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमें किस टेंस में बात करनी है, टेंसेस का थोड़ा आइडिया लग जाता है। ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस क्या यस सर, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस पता चल जाता है। सो बुक रीडिंग से मुझे तो बहुत हेल्प हुई। और उसके अलावा आप नॉर्मल घर में या अपने जैसे हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, तो हम लगभग सारे NDA वाले थे, तो हमने सबने डिसाइड किया था कि सर एक फ़िक्स टाइम पे तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। हमारे भले ही वो हंसी मजाक हो रही हो, पर वो भी इंग्लिश में ही हो जाए तो बढ़िया है। तो कुछ टाइम के लिए वो भी, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा उतना, पर एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें ये तो एनालाइज हो गया था सर कि हम कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, या हमारी इंग्लिश कितनी टूटी फूटी है और हमें उसको किस लाइन तक लेके आना है। बुक रीडिंग से बहुत हेल्प करती है। मैंने भी जब बहुत स्टार्टिंग से तो नहीं, पर अभी पिछले 1 साल से जब से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ सर, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है बुक रीडिंग से। और बुक रीडिंग आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी देता है और माइंड भी आपका क्लियर रहता है, नॉलेज भी मिलता है। नॉलेज भी मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है। यस सर।
तो आपके इस बात के आंसर के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक रीडिंग से आप अपने दिमाग में सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लोग चाहिए जिनके साथ बातचीत करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो मिरर को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बात बेसिकली ये है कि जिसके अंदर चाह होती है ना, वो कहीं ना कहीं से राह निकाल ही लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रुप टास्क्स के ऊपर। लेक्चरेट, कोई सा भी टॉपिक आ जाता है उसके ऊपर आपको 3 मिनट बोलना है। यस सर। आपको क्या टॉपिक आया था, कि आपको उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और अगर नहीं थी तो कैसे मैनेज किया उसके बारे में बोलना? सर लेक्चरेट ऐसा था कि मुझे जैसे ही स्लिप मिली और मैं गया तो मैंने देखा कि 4 टॉपिक हैं और वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं कि सबसे टफ टॉपिक सबसे ऊपर होता है, फिर नीचे उसके नीचे ऐसे 3 टॉपिक्स होते हैं, सबसे लास्ट वाला सबसे इजी। सर तो मेरा क्लियर था, बिल्कुल माइंडसेट क्लियर था कि सबसे इजी टॉपिक लेना है और सबसे अच्छे से बोलना है, क्योंकि लेक्चरेट में सर कोई ये नहीं देख रहा है कि आपको नॉलेज कितना है, लोग ये देख रहे हैं कि आपको बोलना कैसे है। अब भले ही सबसे माई फेवरेट बुक सर, जैसे मुझे प्रैक्टिस के टाइम पे मिला था, माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट टीचर, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये भी होते हैं, बहुत लो लेवल टॉपिक्स हैं पर आप उसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो वो सारे चुनने का मेरा माइंडसेट था। पर जब मैंने देखा तो जो मेरा टॉपिक था, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस और एनिमीज़ ऑफ सोशल मीडिया, इल्स ऑफ सोशल मीडिया, मुझे एक टॉपिक मिला जो मुझे लगा कि मैं इस पे बोल सकता हूँ, जो 2nd नंबर का टॉपिक था। तो एक हाई लेवल टॉपिक भी मिल गया और उसके साथ साथ एक ऐसा टॉपिक था जिसमें मैं कॉन्फिडेंटली 3 मिनट बोल सकता था। तो सर मैंने इल्स ऑफ सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया और उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ी। जैसे आजकल हमारे हेल्थ को वो थोड़ा सा, जैसे आई साइट लोगों आजकल बहुत कम एज में हम लोगों को चश्मा लग जा रहा है, हमारी आंखें उससे इन्फ्लुएंस हो रही है। इवन हम लोग भी जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो आंखें दर्द करती थी, लाल हो जाती थी बिल्कुल। उसके अलावा मैंने ये नोटिस किया कि हमारा आउटडोर जो था, आउटडोर एक्टिविटीज़ वो कम हो गया सोशल मीडिया के कारण। उसके अलावा सर मैंने अ बिट ऑफ जो एक्सेस टू पॉर्न साइट्स है, मैंने उसका भी जिक्र किया ताकि जीटीओ को ये लगे कि हाँ लड़का जो है वो नैरो माइंडेड नहीं है, वो इन सब बातों को भी एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हम सबके सामने कर सकते हैं। और ये सब दिखाना पड़ता है कि अगर हम एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम सबके सामने, या एटलीस्ट अपने ग्रुप के जो 10 लोग हैं उनके सामने खड़े होके एक ऐसे टॉपिक पे भी, हालांकि अब ऐसा टॉपिक बोलना भी एक थोड़ा सा हिपोक्रेसी हो जाएगी कि उसको ऐसा टॉपिक बोलना, बहुत ओपन है। और अब प्यूबर्टी और हम खुद एडोलसेंस वाली एज में हैं, तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। तो मैंने बहुत अच्छे से उस सारी चीज़ें एक्सप्लेन की उन्हें, और इन सारी चीज़ों को मैंने बताया। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये बात भी अच्छी लग गई हो कि मैंने पॉर्न साइट्स के एक्सेस को, या एक्सेस तो नहीं, एडिक्शन को, पॉर्न साइट्स के एडिक्शन को मैंने वहाँ पे रखा और उसको कैसे हम हटा सकते हैं, वो सारी बातें मैंने अपने लेक्चरेट में की। तो शायद उससे मेरे जीटीओ को थोड़ा लगा हो कि लड़का जो है ओपन माइंडेड है सर। तो मेरा अगेन यहाँ पे आपकी पॉजिटिव सोच दिखाई दे रही है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, उस नेगेटिव एस्पेक्ट को आपने पॉजिटिवली बहुत डिग्निफाइड वे में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में टैबू मानी जाती, उसके ऊपर बात करना भी बुरा माना जाता है, लेकिन आपने उस बात को रखा और उस बात को रखते हुए उसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच में लिया। तो अगेन, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स एसएसबी के अंदर रेकमेंड होते हैं वो एक निर्धारित गुण लेके होते हैं। जैसे इनके गुण क्या थे, एक पॉजिटिविटी और दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच। बार बार इनके हर जवाब के अंदर, हर सॉल्यूशन के अंदर मुझे ये 2 चीज़ नज़र आ रही, किसी में प्रैक्टिकल अप्रोच, कहीं पे पॉजिटिविटी। तो वो इन्होंने छोड़ा नहीं, लगातार लेकर चलते ही गए। एंड में ग्रुप टास्क के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे क्या सिचुएशन आई थी, और उससे पहले एक बार ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताइए कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर फिश मार्केट क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था तो आपने क्या अप्रोच, वहाँ पे क्या अप्रोच थी आपकी? सर हमें ग्रुप्स एक दिन पहले पता चल जाते हैं, तो हमें ये तो आइडिया था कि हम सब एक रूम में ही थे और 10 के 10 लोग जो थे, हमारे 9 लोग थे हम ग्रुप में। तो सर एक रात पहले ही डिस्कशन हो गया था कि फ़िश मार्केट नहीं बनाना है, सबको चांस देना है, सबका साथ सबका विकास की नीति लेके हम चले। बट सर जैसे ही पता नहीं ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ, ऐसा फ़िश मार्केट बना सर वहाँ पे, बिल्कुल सब लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और बस एक ऐसा होता था कि किसी ने भूखे शेरों के आगे लाके एक मांस का टुकड़ा रख दिया है और सब बस टूट पड़े हैं उसके ऊपर। एक टॉपिक बस शुरू हुआ और सब बोलने लग गए।
कुछ देर तक तो सर ऐसा लगा कि GTO ही हमें डांट देंगे और हमें चुप करा देंगे, बट सर धीरे धीरे जो थोड़े से मैच्योर बिहेवियर हमें शो करना था, हमें भी हमारी कोचिंग में ही बताया गया था कि बस आप शुरू कीजिए, इनिशिएट। जो जनरली यूट्यूब पे सर बहुत सारे गलत वीडियोस भी हैं जो सिर्फ ये बताते हैं कि आप बस इनिशिएट कीजिए, आप इनिशिएट कीजिए। पर सर जो एक GTO देखता है वो, मुझे जो मेरा ओपिनियन है उससे ये लगता है कि GTO ये देखता है कि आप इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए, पर अगर जब नहीं हो रहा है कोई शांत, तो आप अपना एक स्टेप पीछे लेके एक लिसनर बन जाइए। आप अच्छे लिसनर बन जाइए और आप सुनिए कुछ देर तक कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। जैसे मेरे साथ हुआ, सबने बस बोलना शुरू किया, धीरे धीरे कुछ लोग शांत हुए। मैं भी जैसे ही मुझे पता चला कि फ़िश मार्केट हो रहा है, तो और उसमें घुस के उसको और ज़्यादा शाउटिंग बना देने से अच्छा है कि आप एक स्टेप पीछे लीजिए, आप सुन लीजिए किसी एक को जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल बोल रहा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं तो पॉइंट्स ऐड कीजिए, या अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं बोल रहा है तो आप उसे अपोज कीजिए। तो फ़िश मार्केट बना सर, पहले तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मैं ये भी देख रहा था थोड़ी सी तिरछी नज़रों से कि GTO मुझे देख रहे हैं कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और क्योंकि मेरी से वॉइस थोड़ी सी लो थी तो मैं बोल रहा था तो कोई सुन नहीं रहा था मुझे। तो सर मैंने बहुत डिसेंटली एक थोड़ा सा ऐसे हल्का सा आगे होके लीन होके मैंने सबसे कहा कि जेंटलमैन लेट मी स्पीक समथिंग, या आई वांट टू स्पीक समथिंग, आई हैव अ पॉइंट। तो सब ने सुना। उसके बाद सर सब लोग रुक गए, क्योंकि वहाँ उन एक कंपल्शन आ जाता है सर कि जब कोई सामने से आपसे एक मौका मांग रहा है तो सर आपको देना पड़ेगा। आप अगर वहाँ भी आप बोले जा रहे हैं धड़ल्ले से, तो फिर वो GTO भी देख रहा है कि अगर ये मौका मांग रहा है और कोई मौका नहीं दे रहा है, मतलब वो डोमिनेट कर रहा है, वो दूसरों को बोलने का चांस नहीं दे रहा है, थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड है, अपने आप को ही दिखा रहा है। तो सर ये बहुत मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि अगर कोई मौका नहीं दे रहा है तो आप मौका मांग लीजिए ना सामने वाले से। मैंने बहुत अच्छे से बस यही कहा कि जेंटलमैन आई हैव अ वैलिड पॉइंट, लेट मी स्पीक समथिंग। अब आपने जो ये आंसर दिया है, इसको अगेन मैं 2 वर्ड्स में कंक्लूड करूंगा, ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स। यस सर, बिल्कुल। और तीसरा एक और वर्ड इसमें ऐड करूंगा, ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली। यस सर। तो आपने यहाँ पे यही किया, ऑब्जर्वेशन किया पहले, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई कि चीज़ें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। यस सर। और वही आपका रिस्पॉन्स था, जो कि डेफिनेटली आपकी सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। यस सर। अब आपका SSB भी रिकमेंड हो गया, चेस्ट नंबर क्या था याद है? सर रिकमेंडेशन के पहले चेस्ट नंबर 6 था और उसके बाद +3 मिला था। ओके, अब रिकमेंडेशन हो गया, रिकमेंडेशन के बाद मेडिकल आता है, जो अगेन बड़ा खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं होता और आप कुछ कर नहीं सकते। SSB के लिए आप अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हो, लेकिन मेडिकल के बारे में किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कौन कौन से टेस्ट हुए थे मेडिकल्स में आपके, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि क्या क्या हमारा टेस्ट किया जाएगा, तो अगर कहीं पे वो वीक हो तो उसके ऊपर वो वर्क कर सकते हैं। सर ओवरऑल मेडिकल में एक डेंटल होता है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ काउंट किया जाता है। हमारे तो सर 5 सेकंड का डेंटल हुआ होगा जैसे तैसे, बस उन्होंने कहा लेट जाओ, हम लेट गए, उन्होंने टॉर्च से देखा, उनके पास कुछ था, उन्होंने बस ऐसे काउंट किया अपने इंस्ट्रूमेंट से हमारे दांत, जिसके और जनरली हमारे NDA में था कि 28 टीथ्स जो हमारे एज में होने चाहिए। हमारे जो विजडम टीथ है वो अभी ग्रो कर रही है या आई नहीं है, तो हमारे बस काउंटिंग हुई दांतों की, डेंटल में इतना ही हुआ। उसके अलावा सर एक मेडिसिन होता है, मेडिसिन में जो आपके जनरल मेजरमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, जैसे आपका हाइट, आपका वेट, आपका जो चेस्ट एक्सपांशन होता है जो 5 सेंटीमीटर जो होना चाहिए बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा सर एक सर्जिकल होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी चेकअप होगा, आपको पूरे नेकेड होकर आपको चेक करते हैं, आपकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे सिंपली पाइल्स वगैरह चेक करते हैं, या नॉक नीज जो हम बोलते हैं वो चेक करते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है जो हम अगर NDA की नोटिफिकेशन पे थोड़ा जनरली हम पढ़ते नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आता है, पर अगर हम नीचे जाके पढ़ें उसको तो उसमें मेडिकल की एक एक टर्म दी हुई है सर, पूरा एक सेक्शन आता है मेडिकल का जिसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हर एक चीज़ लिखी हुई है, इतना कि अगर हम पढ़ने भी बैठे तो एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं सर। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा ENT होता है जिसमें हमारे नोज़, हमारा ईयर चेक करते हैं और टंग चेक करते हैं, वो भी बहुत कैजुअल सा होता है सर, जिसमें अगर ज़्यादातर लोगों को DNS में मिलता है सर, डेविएटेड नेज़ल स्पेक्ट्रम जो हम बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से एक डेविएशन भी होता है किसी भी साइड पे, तो वो एक डिग्री तक ही अलाउड है शायद, तो उसमें बहुत लोगों को मिलता है क्योंकि बहुत कॉमन है। उसके अलावा आपके ईयर ड्रम पे अगर कैल्शियम की लेयर जो है वो ज़्यादा है, एक लिमिट है उसकी भी, अगर वो उससे ज़्यादा है
तो उसके लिए भी आपको TR मिलता है, वो साफ़ हो जाता है वैसे। उसके अलावा सर आपका आई चेकअप होता है, जिसमें सबसे मुश्किल तो शायद आई चेकअप ही होता है, क्योंकि उसमें पहले आपका वो लोग आई का विज़न चेक करेंगे कि आप जैसे 6/6, 6/9 ऐसे विज़न होता है। तो नेवी के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, एयरफोर्स के लिए तो और ख़तरनाक स्टैंडर्ड्स हैं। आर्मी के लिए -2.5 तक अलाउड है, अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है, माइनस तक का अलाउड है 2.5, बट उससे ज़्यादा में आपको रिजेक्शन मिलेगा। और उसके बाद वो आपकी आंखें डायलेट कर देता है। सर हमें तो अंधा बना दिया गया था एक दिन के लिए। जब ड्रॉप्स डाली गई तो एक पूरा दिन ऐसा गया सर कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। धूप में निकले तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही चमक रही, कोई दिख भी नहीं रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल 5 मीटर से भी कम, ऐसी बिल्कुल पास की हो गई थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करते हैं सर, एक बहुत दूर एक मशीन रखी होती है इतनी कुछ बड़ी सी, उसमें 2 लाइट्स जलती हैं और हमें बहुत दूर बैठ के, एक पूरा डार्क रूम होता है, उसमें हमें बताना पड़ता है कि कौन से साइड में कौन सी लाइट जल रही है। और वैसे इजी होता है सर, पर अगर 2 सेम टाइप के कुछ कलर्स आ गए, जैसे एक साइड रेड हो गया, एक साइड ऑरेंज हो गया, वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या येलो और ऑरेंज में डिफ्रेंशिएट कर पाना उतनी दूर से थोड़ा सा शेड्स जब थोड़े से बदल जाते हैं एक ही कलर के, तो वहाँ पे पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा बुक पढ़ाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, जिसमें जो जनरली यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम खुद चेक कर सकते हैं। और सिंपली एक आँख चेक करते हैं वो टॉर्च मार के, वो भी बहुत ईजीली हो जाता है। बस ये है कि कोई इंटरनल आपके बॉडी में कुछ डिफेक्ट ना हो। जैसे हमारा चेस्ट एक्सरे हुआ, जिसमें जनरली लोगों को स्कोलियोसिस नाम का एक डिफेक्ट है, वो मिलता है, बेंडिंग ऑफ स्पाइन जिसे हम कहते हैं, जो आजकल टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। जैसे हम थोड़ा सा बेंड होके बैठते हैं तो एक साइड, किसी भी एक साइड लेफ्ट या राइट में हमारी जो स्पाइन है वो हल्की सी बेंड हो जाती है, तो वो भी एक डिफेक्ट ही माना जाता है। तो ये मैसेज जाता है कि ऐसा ना करें यंगस्टर्स, हाँ सर, जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं और अदरवाइज भी। चलिए, लेकिन आपने सारी स्टेजेस को क्लियर कर लिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जब ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो क्या ज्वाइन करना चाहोगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? सर आर्मी पहले। क्यों आर्मी? सर आर्मी एक, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया कि मैं फिल्मों से इंस्पायर हुआ था, तो वो एक चीज़ें हैं। और उसके अलावा सर मैं अभी जिन लोगों को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जैसे मेजर विवेक जैकोब हैं या कैप्टन कर्नल राजीव भारवान हैं, तो ये सारे जो हैं ये एक पैरा के साइड से आते हैं, पैरा SF साइड से। तो मेरा भी एक ड्रीम तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक गोल है कि अगर मुझसे हो सका पैरा की उतनी जो टफ ट्रेनिंग है वो सब, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं पैरा ऑप्ट करूँ और आगे चल के उनके जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे मैं कंप्लीट करूँ। Indeed, Pranjal, and I'm very sure that you will achieve your goal. Thank you very much for talking to us. Thank you sir. Have a great life. Thank you sir. रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।